नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे धामी की ललकार 2024 पार। खटीमा विधानसभा से चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव ऐतिहासिक मतों से जीतकर विपक्ष को कहीं न कहीं धूल चटाने का काम किया। चंपावत उपचुनाव के जीतने के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधानसभा सदस्य की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शपथ के साथ ही भाजपा की 2024 लोकसभा चुनाव में दावेदारी और मजबूत कर दी। आपको बता दें कि भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने सभी विधायकों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है और चुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ के बाद अपने संबोधन में विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 55 सालों में कुछ लोगों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई जो आज तक पूरी नहीं हुई, जो बेहद ही देश के लिए चिंता का विषय था। आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा परिसर स्थित प्रकाश पंत भवन में चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाई। चंपावत उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए एक नया कीर्तिमान रच दिया। इस जीत को लेकर भाजपा बहुत उत्साहित दिख रही है। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 का रण जीतने की तैयारी में जुट गई है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता को भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में भी भुनाना चाहती है, जिसके लिए भाजपा ने अभी से 2024 के लिए विधायकों और पदाधिकारियों को हाल ही में हुई कार्य समिति की बैठक में जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। भाजपा चंपावत उपचुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को पटखनी देने की फिराक में है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोकसभा चुनाव को लेकर कहना है कि चंपावत चुनाव हो या आम चुनाव हो, जनता ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और पिछड़ों के उद्धार के लिए काम किया है, जिससे साफ हो जाता है कि जनता उनको लगातार आशीर्वाद देती रहेगी। देखिए, ये चंपावत का चुनाव हो या हमारा आम चुनाव उत्तराखंड का, ये इस बात का एक उदाहरण है कि देश की जनता हो या उत्तराखंड की जनता हो, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व को चाहती है। लोग चाहते हैं कि मोदी जी हमारे सालों साल तक देश का नेतृत्व करते रहें और देश के अंदर गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए और जिनके पास तक अभी तक शासन और सरकारें नहीं पहुँच पाई हैं, उन सबको आगे बढ़ाने का जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, वो लगातार हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि उपचुनाव से देश के आम जनता का अंदाजा नहीं लगा सकते और भाजपा के उपचुनाव के नतीजों से आम चुनाव का अंदाजा लगाने का नतीजा 2024 लोकसभा चुनाव में पता लग जाएगा। 2009 के चुनाव से आपको मालूम है कि खंडूरी जी उपचुनाव लड़े थे और उपचुनाव जीते थे। उसके बाद 2009 में पार्लियामेंट के चुनाव में क्या नतीजा आया था? पांचों की पांचों लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती थी। तो उपचुनाव होता है। उपचुनाव से आप देश का जो आम चुनाव है उसका आप कहीं रिजल्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते। इस समय जो देश में हालात हैं, इस समय जो देश में मुद्दे हैं, वो पूरे देश में पार्लियामेंट के चुनाव में वो पूरा उसका प्रभाव होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चंपावत उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत का फायदा भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में उठाना चाहती है और उसी को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में भुना पाती है या नहीं, या फिर कांग्रेस एक बार फिर से उत्तराखंड में अपने वर्चस्व से वापस आती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, तो इस उपचुनाव में भारी मतों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आपको बता दें कि खटीमा विधानसभा से चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव ऐतिहासिक मतों से जीतकर विपक्ष को कहीं न कहीं धूल चटाने का काम किया है। चंपावत उपचुनाव के जीतने के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधानसभा सदस्य की शपथ दिलाई। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शपथ के साथ ही भाजपा की 2024 लोकसभा चुनाव में दावेदारी और मजबूत कर दी है। एक तरफ जहां विपक्ष का लगातार कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अक्सर चुनावी मोड में ही रहती है, ऐसे में आपको बता दें कि लोकसभा की जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है। जो जिम्मेदारियां हैं वो पदाधिकारियों को सौंप दी गई हैं। साथ ही साथ किस तरीके से जन जन तक केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचाना है, इसको लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही साथ जो उन्होंने दृष्टिकोण पत्र तैयार किया था, दृष्टि पत्र तैयार किया था, उस दृष्टि पत्र में भी जो घोषणाएं की गई थी उनको भी पूरा करने का जिक्र आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ के दौरान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने दृष्टि पत्र में जो कुछ भी लिखा था वो लगातार उस पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें यूसीसी की, तो वो भी उन्होंने अपनी पहले कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया था जिसको लेकर कमेटी गठित की गई है। साथ ही साथ दूसरी कैबिनेट की बैठक जब हुई तो 3 सिलेंडर जो मुफ्त देने का वादा किया गया था उसको लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि तीसरी कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र चूंकि कल से शुरू हो रहा है उसको लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कल चूंकि बजट सत्र है, जनता से उनकी राय ली गई थी, उनसे सुझाव लिए गए थे, इस पर भी विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे। हालांकि कल बजट सत्र है, सभी को इंतजार है, आम जनमानस जो है वो भी काफी खुश नजर आ रहा है क्योंकि उनसे सुझाव लिए गए। तो इस बजट सत्र में उनके पाले में क्या कुछ आएगा ये तो देखना होगा। फिलहाल आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र चौधरी जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कमलकांत यूकेडी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजेंद्र जी मैं आपका रुख करूंगी। धामी की ललकार, आज शपथ भी ले ली है यहाँ पर उपचुनाव में। चंपावत के जो उपचुनाव हुए उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी और आज उन्होंने शपथ भी ले ली है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2024 की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है और अब चूंकि आज उन्होंने शपथ भी ले ली है तो कहीं ना कहीं एक मजबूत दावेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही। कैसे देखते हैं इसे? जहाँ तक उपचुनाव का सवाल है जी, तो धामी जी अगर अपने दम पे वोट मांगते तो खटीमा से क्यों हारते? अब चूंकि वो मुख्यमंत्री दोबारा नियुक्त कर दिए गए, थोप दिए गए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ा और बहुमत की भाजपा के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा, वो जीत गए। अब 2024 में धामी जी ये बताएं कि क्या वो अपने काम पे वोट मांगेंगे या मोदी के नाम पे वोट मांगेंगे? और अगर अपने नाम पे वोट मांगेंगे तो वो अपनी उपलब्धियां बताएं कि उन्होंने क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही, और अगर उनकी उपलब्धियां थी तो वो चुनाव क्यों हारे? भाजपा ने पिछले 5-6 साल में इस राज्य पर सिवाय कर्ज बढ़ाने के कोई काम नहीं किया। चारों तरफ बिजली की हाहाकार मची हुई है, पानी की हाहाकार मची हुई है। जो 4 धाम यात्रा चल रही है उसके संबंध में के न्यूज़ खुद आपके चैनल से कई बार डिबेट कर चुका है, जिसका संज्ञान सरकार के अलावा महामहिम राज्यपाल ने भी लिया है। और जहां तक व्यवस्थाओं की बात है, वहां व्यवस्थाएं रोज बिगड़ रही हैं, रोज सुधारने का प्रयास हो रहा है। प्री प्लान्ड कुछ नहीं था। और मैं तो धामी जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, धामी जी भले आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बताएं कि 5 काम वो बताएं जिसके आधार पे वो 2024 की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इनके 5 सांसद हैं जी। सांसदों ने, प्रत्येक सांसद ने एक गांव गोद लिया था जी। क्या उन्होंने अपने गोद लिए गांव 8 साल में पूरे कर दिए? वहां विकास पूरा हो गया? 5 सांसद ये बताएं कि वो उत्तराखंड राज्य के लिए कौन सी परियोजना लेकर आए, कौन से हॉस्पिटल लाए, कौन सा एम्स बनाया, कौन सी NIIT बनाई उन्होंने। तो ये हवाई बातें हैं। ठीक है, वो जीत गए, ये इस समय उनका एक दौर चल रहा है डिवाइड एंड रूल वाला,
और वो मुसलमान के खिलाफ जो उन्होंने माहौल बनाया हुआ है वो हिंदुओं का ही नुकसान करना है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जी। कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसमें 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उन युवाओं का नुकसान हो रहा है। छोटे कारोबारी जो हैं उनमें 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उनका नुकसान हो रहा है। महिलाएं हैं, किसान हैं, युवा हैं। अगर आज नुकसान हो रहा है तो मेजोरिटी ऑफ हिंदूज का नुकसान हो रहा है और ये नेशनल लॉस है। तीसरी चीज आपसे बताऊंगा, केंद्र की सरकार ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं। लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर के करीब चीन घुस चुका है, उसके बारे में इनका कोई ध्यान नहीं है। नुपुर शर्मा के बयान से जो हमारे मध्यम और छोटे उद्योग थे, घरेलू उद्योग थे, जिनका सामान मिडिल ईस्ट में बिकता था, उनके सामान को वहां के लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो इनकी योग्यताएं क्या हैं? किस आधार पर ये चुनाव लड़ेंगे? ठीक है राजन जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब जुड़ेंगे तो इन तमाम सवालों के जवाब उनसे जरूर लिया जाएंगे। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संगीता जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर उपचुनाव हुए चंपावत में और एक ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और आज उन्होंने शपथ भी ले ली है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 की जो दावेदारी है वो और मजबूत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या कुछ कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन पिछले 5 साल उत्तराखंड में भी उनकी सरकार रही और केंद्र में भी उनकी सरकार है। लेकिन डबल इंजन की सरकार में यह भी कितना काम उत्तराखंड में हुआ ये हम सबके सामने है। बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है लेकिन आज उससे ज्यादा बेरोजगारी उत्तराखंड में है। 5.33% बेरोजगारी की दर उत्तराखंड में हो चुकी है। महंगाई की बात करें तो महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, चाहे सिलेंडर हो, दाल हो, आटा हो, सब्जियां। तो किचन में महिलाओं की कम। दूसरी चीज मैं कहूँ तो 4 साल से सेना की भर्ती नहीं निकली है, तो जो बच्चे सेना की तैयारी कर रहे थे वो ओवर एज हो चुके हैं और 4 साल से सेना में भर्ती नहीं निकली है। और बेरोजगारी जो इतना ज्यादा पद जो है वो पूरे, लेकिन उनको भरने का काम नहीं किया गया। तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। दूसरी चीज, 5 साल उत्तराखंड में सरकार रहने के बाद भी हम राजधानी की बात करें तो गैरसैंण को आज भी स्थायी राजधानी नहीं बनाया गया। इन्होंने जो बैठक करने की बात वो गैरसैंण में कहा और अब कहाँ हो रहा है। सालों में हम एक स्थायी राजधानी उत्तराखंड को और हम बढ़ रहे हैं। आज जो कर्ज हो चुका है उत्तराखंड पे, अगर एक बच्चा भी जन्म लेता है तो वो भी लगभग 81,000 रुपए कर्ज के दायरे में आ जाता है। तो उत्तराखंड में जो इस तरह की परिस्थितियां हैं, आज पानी की किल्लत है। देहरादून जैसे शहर में हम देख रहे हैं कि 2 दिन से पानी नहीं मिल रहा था, वहां इतनी परेशानी हो रही थी। बिजली की दर, यहाँ ऊर्जा प्रदेश है और लगातार बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी, और बिजली की जितनी कटौती यहाँ होती है वो भी सबके समक्ष है। तो जिस तरह से उत्तराखंड में अव्यवस्थाएं चली हुई हैं, चाहे हम 4 धाम यात्रा की बात करें, चाहे हम दुर्घटनाओं की बात करें, हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और उन पर अभी तक कोई बैठक करके और ठोस कदम से काम है जो भाजपा सरकार को करने थे, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी, लेकिन उनके द्वारा वो काम नहीं किए गए। ठीक है संगीता जी। कमलकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी प्रवक्ता। कमलकांत जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आज उन्होंने शपथ भी ले ली है, साथ ही साथ 2024 की जो तैयारी है वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। कल बजट सत्र भी है, क्या कुछ कहना है? देखिए, आज उन्होंने शपथ ले ली, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब कल बजट है तो बजट के माध्यम से ही सब कुछ पता चलेगा कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है और सरकार का विजन क्या है इस राज्य के प्रति। क्योंकि जब बजट स्पष्ट होगा तभी हम बता सकते हैं कि आगे क्या, मतलब राज्य का भविष्य होगा, क्या संभावना है। क्योंकि उससे पहले बोलना ठीक नहीं है। और ये जो बजट होगा इस माध्यम से पूरे 5 सालों का राज्य का पता लग जाएगा कि क्या राज्य का विजन है। क्योंकि ये जो बजट होगा इसी के माध्यम से आपको पूरा पता लग जाएगा 5 सालों में इन्होंने क्या करना है, क्या इनकी महत्वाकांक्षा है, क्या वो है। उससे पहले हम अगर आलोचना करते तो एक बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमें पूरा देखना पड़ेगा कि क्या लाते हैं, क्या विजन है, क्या वो है, क्या युवाओं से लेकर तमाम जो वो क्या भविष्य में क्या कैसे आय बढ़ेगी, क्या हमने कैसे कर को कम करना है, कैसे हमने टैक्स लेना है
और भी संभावनाएं हैं, क्या हमने डेवलपमेंट करना है, डेस्टिनेशन बनाने हैं, तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा। कल के बजट से मैं समझता हूँ पूरे 5 साल का बजट है ये, 1 साल का नहीं, विजन प्लान पता लगेगा, उसी के माध्यम से हम आगे बोल सकते हैं। बाकी वो सरकार तो आप देखेंगे कल के बजट जो पारित होगा उसी से पता चलेगा क्या है भविष्य इस राज्य का, लेकिन उससे पहले बोलना ठीक नहीं है। और ये जो चुनाव होंगे आगामी उसका प्रभाव भी पड़ेगा इसमें, तो देखना पड़ेगा आगे हम उस संभावनाओं पर ध्यान रख रहे हैं। ठीक है कमलकांत जी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप जी, आज पुष्कर सिंह धामी ने शपथ भी ले ली है और चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव भी है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही है, साथ ही साथ आज उन्होंने अपने संबोधन में दृष्टि पत्र का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि दृष्टि पत्र में जो भी वादे हैं वो जरूर पूरे किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने यूसीसी का जिक्र जरूर किया क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले यूसीसी की बात कही थी और जैसे ही उनकी सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले इसी पर काम किया है। साथ ही साथ कल बजट सत्र भी है, तो सबसे पहले क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, पुष्कर जी को बधाई कि मुख्यमंत्री पद की शपथ तो वो पहले ले ही चुके थे जी। और आज उन्होंने विधायक की शपथ ली है, तो वो आप पूर्ण रूप से विधायक बन चुके हैं और नेता सदन वो आप बन गए हैं। ये मैं कमलकांत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कल जो बजट प्रस्तुत हो रहा है ये बजट वर्तमान सरकार के पूरे 5 साल का विजन होगा और इसी से पता लग पाएगा कि भाई वह सरकार किस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ने का मन बना रही है। तो बिल्कुल ठीक कहा कमलकांत जी ने कि भाई अभी क्योंकि बजट के बारे में जानकारी नहीं है तो इसमें पहले ही इसकी आलोचना करना या इस पर सवाल खड़े करना ये मूर्खता होगी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है क्योंकि हम जिन चीज़ों को लेकर के उत्तराखंड में हमेशा चर्चाएं रही हैं उनमें, और अभी मैं देख रहा था आम आदमी की प्रवक्ता ने भी ये बात कही और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कुछ मुद्दे उठाए थे जी। और अगर ये मुद्दे उठ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये धरातल पर ये मुद्दे एग्जिस्ट करते हैं और सरकार को इस दिशा में ध्यान देना होगा क्योंकि सरकारों ने इन दिशाओं में ध्यान नहीं दिया है। तो यही कारण है कि पिछले 20 साल में राज्य में कर्ज बढ़ता गया है जी। और कर्ज का जो मर्ज है उससे उत्तराखंड बाहर निकालना पुष्कर धामी की एक बड़ी चुनौती है जी। क्योंकि उत्तराखंड में वित्तीय संसाधन कैसे बढ़ेंगे, आय के स्रोत कैसे बढ़ेंगे, और सबसे बड़ी चीज कि देखिए कि उत्तराखंड में जो बेरोजगारी है और वो एक बेरोजगारी सिर्फ व्यक्ति का रोजगार नहीं होती है, वो एक अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होती है। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास रोजगार होगा तो वो बाजार का हिस्सा होता है, वो खरीदारी करता है, वो अपने बच्चों के लिए अपने घर के लिए तमाम सारी चीजें खरीदता है, तो मनी रोटेशन में आती है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो ये बेरोजगारी को दूर करना, एक बेरोजगारी की दिशा में काम करना एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वहीं हमारी जो प्रति व्यक्ति आय, जिस पर हम लोग, क्योंकि आंकड़ों में हमारी आय बहुत बढ़ रही है लेकिन वास्तविकता में जो हम धरातल पर देखते हैं तो क्या स्थिति इसके बिल्कुल उलट दिखाई देती है। ये एक बड़ी चुनौती होगी पुष्कर सिंह धामी के लिए कि इन चुनौतियों का वो कैसे पार पाते हैं और जनता में कैसे विश्वास जगा पाते हैं। क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हैं उससे कहीं ना कहीं जनता थोड़ा नहीं बल्कि जनता परेशान है। लेकिन यहाँ यह भी बात देखने वाली होगी, गौर करने वाली है कि जनता ने दूसरी बार, उत्तराखंड में पहली बार और दूसरी बार भाजपा को लगातार भरोसा जताते हुए सत्ता की शीर्ष पर पहुंचाया है जी। तो ये भरोसा कायम रहे जनता का और उस दिशा में पुष्कर धामी को कुछ जो गंभीर प्रयास करने होंगे वो क्या होंगे और किस दिशा में होंगे, वो कल बजट से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी जी। तीसरा सवाल आपका ये था कि भाई चुनाव है 2024 की जो तैयारियां हैं, देखिए जैसी चुनाव लड़ना और सरकार, मैंने देखा है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जी। आप विपक्ष में होते हैं, आप 5 साल सरकार सत्ता में नहीं होते हैं, उसके बावजूद आप चुनाव लड़ते हैं मुद्दों को लेकर के जी, है ना। कई लोग निर्दलीय होते हैं जो कहीं नहीं होते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। और कई बार आप सरकार में होते हैं और चुनाव सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन चुनाव हार जाते हैं जी। हमने 2004 में एनडीए गवर्नमेंट की लोकसभा चुनाव में हार देखी है। हमने उसके बाद 2013-14 में कांग्रेस यूपीए सरकार की, वो भी दोनों बार लगातार सरकार राज करने के बाद भी चुनाव में हार देखी है ना। तो ये एक अलग पहलू है
क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण होता है कि आपकी संगठनात्मक व्यवस्थाएं क्या होती हैं। और इस मामले में निसंदेह भारतीय जनता पार्टी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, उसका जो संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वो चीज़ों को लेकर के बहुत प्रिपेयर रहती है। वहीं कांग्रेस इस मामले में अब बहुत पिछड़ रही है जी। और ये न जाने क्यों तमाम ठोकरें खाने के बाद भी नहीं जाग रही है। इससे जनता में भी निराशा पैदा हो रही है, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि आप देखिए जिस तरह की चीज़ों को लेकर के, और अभी हमने अक्सर अमित शाह जी का एक बयान अक्सर चर्चाओं में रहता है कि जब 2017-18 की बात थी, चुनाव की बात थी, और जब चुनाव जीतने के बाद, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव के बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने तो इतना यूपी फतह कर लिया है और अब मैक्सिमम अधिकांश राज्यों में आपकी सरकारें हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपका अगला लक्ष्य क्या है। तो उन्होंने, अमित शाह का बड़ा स्पष्ट था कि भाई हम तो संगठन है, हम तो चुनाव की तैयारी करेंगे, हमारा काम है चुनाव लड़ना, अब हम 2019 के चुनाव की तैयारी करेंगे। तो अभी मैंने उत्तराखंड में भी देखा कि अभी चुनाव निपटे हुए यहाँ पर तीसरा महीना हो रहा है, मार्च में सरकार अस्तित्व में आई है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन की तैयारियां बीजेपी में बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि बूथ स्तर तक शुरू हो चुकी हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं, जिम्मेदारियों का बंटवारा हो रहा है, चीज़ों को लेकर के, वोटों को लेकर के, वोटरों को लेकर के आपस में समन्वय स्थापित किया जा रहा है, चर्चाएं की जा रही हैं। कांग्रेस की तरफ से इस तरह की चीज़ें कहीं देखने को नहीं मिल रही हैं, और ये एक बड़ा नुकसान होता है जब जनता के पास एक मजबूत विकल्प नहीं होता है, और उसका खामियाजा कांग्रेस ने तो भुगता ही है कि वो आज दोबारा सत्ता में बाहर हो गई है। कुलदीप जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। राजेंद्र जी को जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि राजेंद्र जी इससे पहले भी इस बात को कह रहे थे कि उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है। साथ ही साथ अभी हमने सूर्यकांत धस्माना जी को भी सुना, वो भी कह रहे उपचुनाव इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो एक बार राजेंद्र जी को सुन लेते हैं। राजेंद्र जी, राणा जी की बात के बारे में कहना चाहूंगा जी। राणा जी, अच्छी सरकार वो मानी जाती है जिसके समय में कर्ज कम हो, राज्य के एसेट्स बढ़ें, राज्य का मेडिकल जो बजट है वो बढ़े ताकि लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले, राज्य का एजुकेशन बजट जो है वो बढ़ाए सरकार ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और मेडिकल फैसिलिटी देना, एजुकेशनल फैसिलिटीज देना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, दे आर पार्ट ऑफ द एसेट्स। पिछले 5 साल की सरकार में जो तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार रही जी, वो 44,780 करोड़ के कर्ज से शुरू हुई थी, और वो 89,780 पे हमें छोड़ के गई है, और एसेट्स के नाम पे कुछ नहीं बनाया, फैसिलिटीज के नाम पे कुछ नहीं बनाया, रेवेन्यू जनरेशन के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कुछ नहीं किया। 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स बनाने की उनकी बात थी, टारगेट था, मात्र 61 मेगावाट पहाड़ पे हो पाया। उससे अगर वहाँ 200 मेगावाट हो जाती तो बिजली की भी कमी हो जाती, जो कमी पड़ रही है वो भी पूरी होती। दूसरा, वहाँ रोजगार भी जनरेट होता। सबसे बड़ी समस्या क्या होगी चुनाव के बारे में राणा जी, कि पोलराइजेशन एक ऐसा हथियार हो गया, उसके सामने सारी चीजें फेल हैं। हमारी जो कांग्रेस पार्टी के विषय में आपने कहा, अभी हमारा चिंतन शिविर हुआ, उसमें मैं भी गया था। मैंने एक बात रखी कि हमने 500 रुपए से कम का गैस का सिलेंडर देने का प्रण किया। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 500 से कम का सिलेंडर देंगे, और रसोई से जो ताल्लुक है वो महिलाओं का है। हमने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो महिलाओं की है उसने हमारे खिलाफ वोट किया। हम पहाड़ के लिए, राणा जी आप तो चूंकि पत्रकार भी हैं, हरीश रावत सरकार पहाड़ पे चकबंदी के लिए एक्ट लाई थी ताकि पहाड़ के जो किसान हैं उनकी जमीन एक जगह हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए। आज उनके 4 जगह खेत है, एक जगह हो जाए। एक जगह खेत होंगे तो वो अपने खेत का सदुपयोग करेंगे, उससे कुछ आय होगी, पलायन रुकेगा। इतनी अच्छी योजना के बाद भी नहीं दिया वोट हमें। तो इस समय राणा जी वोट अच्छे काम के लिए बिल्कुल नहीं मिल रहा। इस समय झूठ
और प्रचार प्रसार हिंदू मुसलमान और माफ करना भाजपा के पास इस समय इतने बड़े संसाधन है, इतना बड़ा पैसा है कि उत्तराखंड भाजपा के पास शायद 100 करोड़ के आसपास की धनराशि बैंक में है, जिसके ब्याज से उनकी पार्टी चल रही है। हर जिले में उन्होंने 5 स्टार कल्चर के ऑफिस बनाए, ऑफिस का खर्च दे दिए। और अगर अभी कोई भाजपा के प्रवक्ता आ जाएंगे तो वो कहेंगे हमारी ईमानदार सरकार, हमारी फलानी सरकार। ये पैसा आ कहां से रहा है? एक रैली करने के लिए 1 करोड़ रुपए के जो है गुलाब के फूल खर्च होते हैं, कहां से आ रहा है पैसा? कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, जनता को भी इन्होंने एक ऐसी डोज दे दी कि उस डोज में वो उससे बाहर ही नहीं आ रही। हमारा युवा वर्ग नहीं आ रहा, वो ये नहीं समझ रहा। अभी हमारी छोटी बहन संगीता ने सवाल उठाया कि जो बच्चे, जो हमारे बेटे बेटियां फौज में जाना चाहती थी, 2 साल कोरोना की वजह से उनकी ओवर एज हो गई। बहुत से ऐसे बच्चे हैं। अभी मैं कल ट्वीट देख रहा था वरुण गांधी जी का। वरुण गांधी भाजपा के सांसद हैं, वो कह रहे थे कि हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन सवाल जब वोट का आता है तो वोट देने के समय हिंदू मुसलमान का एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में सफल हो जाते हैं। सही कहा, मैं राणा जी की बात से सहमत हूँ कि उनके पास झूठ फैलाने का एक इतना बड़ा तंत्र है जो नहीं सफल हो रहा। आम आदमी पार्टी और हमने आमने सामने चुनाव लड़ा दिल्ली, हम हार गए। जी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कुलदीप जी के पास भी जाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 8 साल में हमने असंभव को संभव कर डाला है। गम्य के सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। रात गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं धामी की ललकार 2024 बार। खटीमा विधानसभा के चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक मतों से जीतकर विपक्ष को कहीं न कहीं धूल जटाने का काम किया। और आपको बता दें कि आज उन्होंने विधायक पद की शपथ भी ले ली। साथ ही साथ कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों को एक मजबूत दावेदारी की तरह से देखा जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे हम यहाँ पर कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, क्या कुछ कहना है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस तरह तरह के सवाल उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत हासिल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस जो है वो लगातार बहुत, जैसे अभी हमने उपचुनाव में देखा, एक जो मार्जिन रहा है जीत का, उसमें एक बड़ा अंतर जो है वो देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस बिल्कुल भी सीरियस नहीं है चुनावों को लेकर? देखिए गरिमा, मैं राजेंद्र जी की बात सुन रहा था जी। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब राजेंद्र जी डिबेट में होते हैं जी, क्योंकि मैं कई समय से इनको सुनता भी रहा हूं और मेरी बातचीत भी रही है कांग्रेस कार्यालय में कई बार। और ये कांग्रेस के सुलझे हुए और सहज नेताओं में और प्रवक्ताओं में हैं और हम इनका सम्मान भी करते हैं इस चीज़ के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये चीज़ों को यथार्थ के धरातल पर कसौटी में कसते हैं और उस नज़रिए से इन्हें सच को स्वीकारने में भी ये तनिक मात्र भी लेस नहीं करते हैं, लेस मात्र भी देर नहीं लगाते हैं।
तो ये इनकी खूबी है और मैं इनकी कई बातों से सहमत भी हूँ। बिल्कुल एक अच्छी सरकार के कई मायने इन्होंने बताए और ये ज़रूरी भी हैं और हमने भी और कमलकांत जी ने भी अभी इन्हीं चीज़ों पर बात कही कि भाई बजट में क्या व्यवस्था होगी ये तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा और ये क्योंकि इसी से पता चलेगा कि सरकार 5 साल क्या करती है जी। ठीक है, लेकिन देखिए लोकतंत्र में हम जनता के निर्णय पर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं क्योंकि उसकी बुनियाद ही जनता वोट है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो तमाम सारी चीज़ें थी। हमें तो आश्चर्य इस बात का है कि हमने तो सवाल भी किया था जब कहा गया कि हम उत्तराखंड के लगभग 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपये सालाना ये लोगों को देंगे, पैसा देंगे। ठीक है, तो 5 लाख परिवारों को 40 लाख रुपए सालाना देना लगभग 20 अरब रुपए के करीब ये राशि जाती है। हमने जब उनसे पूछा गया उन नेताओं से घोषणा पत्र के दौरान कि भाई ये कैलकुलेशन कैसे निकल के आएगी, कहाँ से पैसा आएगा, तो हमें आश्चर्य था कि इस चीज़ का उनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक, क्योंकि अगर आप चीज़ों को स्पष्ट रखते तो जनता में एक भरोसा जागता। एक तरफ इतने बड़े लगभग अभी भाई साहब ने ही बताया कि भाई 79 करोड़ के कर्ज में हम 19,000 करोड़ के कर्ज में है उत्तराखंड। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो जिसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता में अपने विश्वास को पैदा करने में असफल सिद्ध हुई है, पूर्णतः सफल नहीं रही है। लेकिन यह भी देखने वाली बात यह है कि मैं ये चौहान जी की बात का जवाब दे रहा हूं क्योंकि देखिए आपकी पिछली विधानसभा में कितनी सीटें थी और आपने विधानसभा इस बार कितनी सीटें आपकी बढ़ी हैं, तो जनता का कहीं ना कहीं इन सीटों पर कांग्रेस के प्रति तो भरोसा जताया है ना। 57 सीटों की भाजपा सरकार रही है उस समय और आप आज सीटें कम हुई हैं, अब कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, तो कांग्रेस का मत प्रतिशत भी बढ़ा है। ठीक, और मैंने देखिए इसी चैनल पे यसी और आप भी रहे होंगे, चुनाव से पहले मैंने कई बार ये बात कही और इसमें मुझे कोई संकोच नहीं था उस समय, तब मैं लगातार ये बात कहता रहता था कि भाई कांग्रेस के पास नेतृत्व तो है हरीश रावत के रूप में, एक अच्छा नेतृत्व है, जनता भी इस चीज को देखती है और हरीश रावत ने पिछले 5 सत्ता से हटने के बाद वो पार्टी की तरह सुस्त अवस्था में नहीं चले गए, उन्होंने लगातार जनता के बीच में जाकर के संवाद स्थापित किया, जनता का भरोसा जीता। ठीक है ना, भरोसा जीतने का काम किया उन्होंने, तो जनता के रूप में एक नेता के रूप में तो उनकी पहचान है हरीश रावत की। लेकिन कांग्रेस पार्टी उतनी सक्षम नहीं है, उस तरीके से तैयार नहीं थी चुनाव लड़ने के लिए, ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं। और भाजपा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भाजपा के पास उस समय नेतृत्व तो नहीं था, नेतृत्व का अभाव रहा क्योंकि 3 मुख्यमंत्री इसका प्रबल उदाहरण है। लेकिन उनकी संगठनात्मक क्षमताएं इतनी सुदृढ़ थी कि वो चुनाव में गए और ये तमाम सारी चीजों के बावजूद, जिसमें महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भूमि का मुद्दा, बहुत बड़े मुद्दे थे, स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, इन तमाम सारी चीजों के बावजूद भी भाजपा दोबारा सत्ता में लौटी है। तो कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस अपना प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं कर पाई, जनता के मन में सवाल पैदा करने में, द्वंद्व पैदा करने में, विचार पैदा करने में असफल रही है। और उसका बड़ा कारण क्या है, क्योंकि सारे बड़े नेता जनता के बीच में नहीं पहुंच सकते, लेकिन कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है, जनता की नब्ज पर टटोलने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं वो विश्वास का अभाव तो दिखता है कांग्रेस पार्टी के भीतर। अब 2024 में जैसी स्थिति बनती है, अगर कांग्रेस आज से मेहनत करे तो क्यों नहीं उसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन ये अभी चौधरी जी इस बात को बेहतर जानते होंगे कि कांग्रेस पार्टी के भीतर किस तरह का मंथन चल रहा है। खैर, लेकिन भाजपा के अंदर चीज़ों को लेकर के मैंने देखता रहा हूँ और इतने काफ़ी वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड बनने के बाद, एक स्पष्टता है वहाँ चीज़ों को लेकर के, एक स्पष्टता है, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट हो, मंडल मैनेजमेंट हो, जिले का मैनेजमेंट हो या उसके बाद क्षेत्रीय मैनेजमेंट हो, वहाँ चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से चलती हैं और वो लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। तो यही कारण है कि इन तमाम सारी चीज़ों के बावजूद भी वो सरकार बनाने में सफल हुए हैं और उनमें जीत के साथ साथ उनमें उनके हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस को थोड़ा चिंतन करना होगा। जी, कमलकांत जी, आपको क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में यहाँ पे राजेंद्र चौधरी जी को आप सुन रहे हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो काम कर रही है उसको लेकर भी, जैसे कि आपने कहा कि हम बजट सत्र पर बात नहीं करेंगे क्योंकि कल जब बजट आएगा उसके बाद ये डिसाइड हो पाएगा कि सरकार ने क्या जनता को दिया है या जनता को क्या उम्मीदें थी उनसे। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अब चुनावों को लेकर उतना सीरियस नजर नहीं आती, या जो विश्वास जनता में कांग्रेस के प्रति होना चाहिए था, या जिस तरीके से कांग्रेस ये दावा करती है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, ऐसे में वो विश्वास जो है वो बन नहीं पाया।
देखिए, चुनाव तो हो चुका, लेकिन आप सबसे पहले देखिए जो चुनाव हुआ और बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार कोई अपने अच्छे काम की वजह से नहीं आई, मैं स्पष्ट बता दूं। तो कोई सोचे कि हमें जीत गए, इतने वोट मिल गए, इतने मिल गए, कोई क्वालिटी से, मतलब जनता तक इंटरनली अगर आप देखा जाएगा स्पष्ट रूप से जनता को खुश नहीं है, मैं सच बता दूं क्लियरली। जनता को वो एक सही दूसरा कोई अपोजिशन नहीं दिख रहा, सच स्पष्ट। दूसरा, जो कांग्रेस लड़ रही है चुनाव, एक प्लान के अनुसार नहीं लड़ रही है। अगर कोई प्लान के अनुसार पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से लड़े तो बहुत आसान है, सच बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है उत्तराखंड में। लेकिन क्योंकि कांग्रेस तो एक एक्सपीरियंस है, उसका लंबा एक्सपीरियंस है। बोल रहा हूँ, मैं ज्वाइन किया हूँ। लड़ेगा, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे लड़े, वो ऑर्गेनाइज 10 मिनट हो गए, तो वो कोई नहीं जीतेगी। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ ये है रहा है कि जनता की ब्रेन मैपिंग नहीं हो पा रही, जो समझना चाहिए, जो एक्चुअल लोग जो जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। अगर आदमी की ब्रेन मैपिंग के बिना अनुसार आप लड़ोगे तो आपको वोट कैसे मिलेंगे, आप समझोगे नहीं। जनता को समझना पड़ेगा कि वो चाहती है, प्लस आपको एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा, और क्या खामियां हैं जनता को बताना पड़ेगा कि विपक्ष ने क्या खामियां की है सरकार ने। इन 2-3 चीजों को लेकर अगर तरीके से लड़े तो नहीं, मुझे नहीं लगता बहुत कठिन है। लेकिन अगर जब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से कोई काम नहीं करेगा, ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा ही हाल होगा, मैं सच बता रहा हूँ उत्तराखंड में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्यवीर चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और सबसे पहले आज विधायक पद की शपथ भी ले ली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों से इसे जोड़ा जा रहा है कि जो दावेदारी है वो काफी मजबूत हो गई है। साथ ही साथ सीएम धामी की जो लोकप्रियता है उस मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो भुनाना चाहती है, ऐसे लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ कहना है? पहले तो आपको प्रणाम और आपके सभी उन दर्शकों को जो इस समय आपका चैनल देख रहे हैं, और मैं क्षमा चाहता हूँ यहाँ पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो मैं जुड़ नहीं पाया जी। दूसरा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिस प्रकार से आपने भी मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से आज विधायक की शपथ ली, और मैं यही कहना चाहूंगा, हमने तो पिछले 5 सालों में भी जनता के हितों को देखते हुए कार्य किया, और डबल इंजन की जो सरकार थी उसको दोनों ने मिलकर यहाँ पे अच्छे कार्य, चाहे रोड के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे युवाओं को रोजगार सृजन के क्षेत्र में, चाहे आपके महिला उत्थान के क्षेत्र में। अभी आपने देखा होगा जिस प्रकार से अभी रोजगार के लिए अभी पुलिस भर्ती नियमित रूप से चल रही है प्रत्येक जिले में, उसकी अभी फिजिकल चल रहे हैं। दूसरा भी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने भी एक शेड्यूल निकाल दिया है पूरा वैकेंसीज का, कब कब उनको करना है। और मैं आपको भी कहना चाहूंगा, चंपावत चुनाव से स्पष्ट होता है कि जो हमने यहाँ पर आपने अभी वैकेंसीज को लेकर बात करी है। अभी आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है संगीता शर्मा जी, वो एक बहुत अच्छी बात कह रही थी कि कोरोना काल की वजह से वैकेंसीज में जो वैकेंसीज नहीं निकली थी और उसकी वजह से काफी वक्त बर्बाद हुआ, और जो जिनकी जो एज थी वो 2 साल में बढ़ गई। इसको लेकर संगीता जी कुछ सवाल उठाए थे। संगीता जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, रुक जाइए सत्यवीर जी, संगीता जी को एक बार सुन लीजिए। संगीता जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। संगीता जी, आपका शायद म्यूट बटन ऑन है जी। लगता है संगीता जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। संगीता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम। जी जी, पूरी करिए अपनी बात को। देखिए, 4 साल से भर्तियां सेना में नहीं निकली है, तो जो बच्चे सेना की तैयारी कर रहे थे और अब जो ओवर एज हो चुके हैं, तो सरकार को चाहिए कि उनको आयु में छूट दी जाए, क्योंकि पहले तो आपने 4 साल से भर्तियां नहीं निकाली जो आपको निकालनी चाहिए थी। और जब जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं उनका अब क्या होगा, तो उनका तो भविष्य कहीं ना कहीं गर्त में है कि वो इस तैयारी को कैसे करेंगे। दूसरी बात जो अभी सत्यवीर जी ने कही कि हमने पुलिस की भर्तियां निकाली हैं और उसका भी फिजिकल चल रहा है, बिल्कुल आपने पुलिस की भर्तियां निकाली, उनका फिजिकल चल रहा है, लेकिन पहले वो भर्तियां जिलेवार हुआ करती थी, इस बार वो भर्तियां जिलेवार खत्म कर दी, क्योंकि कुछ जिले बहुत बड़े हैं, वहां से अधिक संख्या में लोग आते हैं, और कुछ जो छोटे जिले हैं वहां के बच्चे इसमें पीछे रह जाएंगे। जब जिलेवार भर्तियां होती थी तो हर जिले के बच्चों को एक पूरा मौका मिल पाता था, लेकिन इस तरह पूरा एक कर देने से उसमें भी बहुत सारे बच्चों को नुकसान होगा।
तो ये भी सरकार को नहीं करना चाहिए था। जो पहले से एक रूल चला आ रहा था, जो नियम था कि जिले वाइज भर्तियां होती थी, वही पुलिस में होना चाहिए था। सत्यवीर जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकारें समय समय पर बदलाव करती है और उसका बदलाव का सकारात्मक ही प्रभाव सबको देखने को मिलता है। जी राजेंद्र जी, आते हो। दूसरा जो इन्होंने सेना और दूसरे ने एज का जो इशू उठाया, मैं स्टेट लेवल पे बताना चाहूंगा, हर विभाग में मुख्यमंत्री जी ने कुछ जियो जारी करके दिया था कि हर किसी को जो कोविड काल का जो समय निकला है उसमें एज का रिलीफ दिया जाएगा सबको, और वो दिया भी जा रहा है। और दूसरा जो सेना का जो सेंटर का, वो सेंटर का इश्यूज है, वो सेंटर उस पर जवाब दे सकती है, उसकी जवाबदेही राज्य की नहीं है वो, क्योंकि राज्य वो स्टेट इशू नहीं है, वो सेंट्रल इश्यूज है। और दूसरा मैं कहना, मुझे सुन लीजिए ना, मेरे को सुन लीजिए आप, जब अच्छे काम होते हैं आप सरकार के सुन लीजिए, जब बुरे काम होते तब कहते हो कि ये अरे जो यूनियन का इशू होगा कैसे करेगा आप ये बताइए। कमलकांत जी एक एक करके सवाल पूछे। यूनियन के आप बताइए एंकर महोदय जी, जो इतना तो इनको सबको पता होना चाहिए, अगर ये डिबेट में बैठे हैं तो थोड़ा इतना नॉलेज होगी कि जो यूनियन का इश्यूज है वो यूनियन एड्रेस करता है, जो स्टेट का इश्यूज होता है वो स्टेट एड्रेस करता है। हमें स्टेट का नाम भी तब बताते थे। मैं इनको कह रहा हूँ कि कोविड काल में जो कोविड काल में जो एग्जाम्स के, और एग्जाम में बता रहा हूँ पिछले 5 सालों में बहुत सारे एग्जाम हुए, बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। नेता सदन में आके जवाब दिए कि सबसे कम हुए युवाओं के लिए जो 3 साल लीजिए मुझे भाई जी, आपको पता नहीं सुनने का थोड़ा हौसला रखिए। आप गलत झूठ बोल रहे हो। आप सुन लीजिए मेरे से। ठीक है कमलकांत जी रुकिए, वापस आते हैं आपके पास। सत्यवीर जी आपके पास भी वापस आते हैं। राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? राजेंद्र जी राजेंद्र जी, कमलकांत जी वापस आते हैं आपके पास। चौहान साहब, मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण कर लिए, अब सरकार पूरी फॉर्म में है, तो और बजट सत्र भी 14 तारीख से शुरू होने जा रहा है, कल से ही। मेरे आपसे सिर्फ 2 सवाल ये हैं कि ये राज्य सरकार जिसे 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, क्या ये 5 साल में कर्ज कम करने के लिए इसकी कोई कार्य योजना है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि राज्य के युवाओं को रोजगार, जनता को टैक्स, महंगाई, इससे कम करने की कोई योजना है? कोई कार्य योजना इन्होंने तैयार की है, या सिर्फ मंदिर, मस्जिद, ज्ञान व्यापी और जुम्मे के पत्थर और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनके आधार पे ही आप चुनाव में जाएंगे? मैं आपके जवाब का सिलसिलेवार जवाब देता हूं। मैं आपसे आशा करता हूं कांग्रेस पार्टी से, जिस प्रकार से ये पहले सत्र में इनको भी जनता ने आशीर्वाद दिया है, और विपक्ष का एक सार्थक रोल होता है, सरकार को भी एक दिशा देने का एक रोल होता है कि भी सरकार अगर कोई काम चूक जाती है उस काम पे उनका ध्यान दे। मगर आपने जिस प्रकार से पहले सत्र में देखा है, मैं आशा करता हूं कि बजट सत्र में 19 के 19 विधायक इनके सदन के अंदर दिखेंगे। मगर जिस प्रकार की अभी इनकी स्थिति है चंपावत में भी देखने को लगी है, मगर मुझे उससे स्पष्टता नहीं दिखती कि कांग्रेस वहां पर दिखेगी। और बजट सत्र में आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बाहर जाके जनता से पूछे कि किस प्रकार का बजट होना चाहिए, उत्तराखंड की मूलभूत आवश्यकताएं, यहाँ के निवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, उसका सरकार ध्यान दे सके। आपने देखा होगा उसकी पहली बैठक नैनीताल में हुई, वहां पर खुद मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और वहां की स्थानीय विधायक थी। और उसके बाद जो दूसरी बैठक होती है वो देहरादून के अंदर होती है, वहां भी उनसे सुझाव लिए जाते हैं, सभी से, गरीबों से भी और पिछड़ों से भी और ओबीसी से भी, एससी से भी, एसटी से भी और वैश्य समाज से भी, हर एक समाज से पूछा जाता है कि उत्तराखंड को किस प्रकार का बजट होना चाहिए। हमने उस पे पूरी तैयारी कर ली है। 63,000 करोड़ का बजट है, वो आप 14 तारीख को देखने को मिलेगा। दूसरा बजट का जो प्रारूप होगा, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने रोजगार के ऊपर बात करी है, उन्होंने मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल ने दिशा दी थी सरकार को अपने अभिभाषण में कि उत्तराखंड को 5 साल में किस दिशा में चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में नंबर 1 होना चाहिए, चिकित्सा के क्षेत्र में नंबर होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर के चक्कर में क्षेत्र में आगे होना चाहिए, पर्यटन के जिस प्रकार से यहाँ बहुत सारे ऐसे विश्वविख्यात स्थान है वो स्थलों पर पर्यटक आने चाहिए, उनको ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए जो यहाँ से जो अतिथि देवो भव की जो हमारी परंपरा रही है उसको वो साथ ले जाए। और दूसरा यहाँ पर मत्स्य के क्षेत्र में यहाँ पे सड़कों के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिस प्रकार से 4 धाम की रोडें बनी है उसी उत्तराखंड में
और जगह पे भी बने, जिससे उत्तराखंड में जो आने वाले समय में जो उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो आगे बढ़ सके और उत्तराखंड एक मजबूत राज्य के रूप में उभरे और उत्तराखंड उस दिशा में बढ़े कि वो एक उत्कृष्ट राज्य के। तो महामहिम ने अगर कांग्रेस के अगर विधायक वहां पर सुनते तो ये सब चीजें आज ना होती कि रोजगार के लिए हम क्या करेंगे। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड में चौहान साहब ये बताइए, राज्य सरकार रेवेन्यू जनरेशन को कितने प्रतिशत बढ़ाने जा रही है वित्त वर्ष 2023, 2022, 2023 में? आप चिंता मत करिए, उत्तराखंड के जितने भी संसाधन है वो रोजगार सृजन करने में और इकोनॉमी को मजबूत करने में होंगे। कितने % का लक्ष्य है? चिंता की बात नहीं है, वो आपको बजट सत्र में देखने को मिल जाएगा। वो सारे आंकड़े वहां पर रखे जाएंगे, आप अभी से चिंता मत करिए। आप ये चिंता ये करिए कि वो 19 के 19 वहां पर आएंगे कि नहीं आएंगे। उनके भी कुछ सवाल होंगे अपने क्षेत्र से जुड़े हुए, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होगी, वो सरकार के कानों तक पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब वो सभी आंकड़े सरकार ने तैयार किए हैं, आपको बजट सत्र में देखने को मिलेंगे। अगर उसमें कुछ ऐड करना होगा, विपक्ष का कोई सुझाव होगा, सार्थक सुझाव होगा या कहीं सामाजिक संगठनों से फिर से कोई सुझाव होता है, आज सरकार उस पर प्रमुखता से ध्यान देगी। और मैं यही चाहूंगा कि उत्तराखंड को एक अच्छे राज्य के रूप में, समृद्ध और सशक्त और खुशहाल राज्य में सभी को अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। कार्य योजना क्या है? कुछ हमारी योजना बताइए ना कि हमारी योजना जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं ताकि लोन कम हो। हम रेवेन्यू जनरेशन के लिए बता देता हूँ ना, उनके लिए आपने कोई मैं बता दे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी किया है? अरे बता देता हूँ, रुकिए, अभी आप इतनी चिंता मत करिए। रेवेन्यू जनरेशन के लिए जिस प्रकार की रोडें बनी है, दूसरा नंबर 1, और आने वाले समय पे और बनेगी। 4 धाम की यात्रा चल रही है, वहां से भी रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। बनाने से सत्यवीर जी जरा मुझे बात बताइए। सत्यवीर जी रुक जाइए, 4 धाम यात्रा जो है वो इस वक्त किस तरीके से चल रही है ये आपको भी पता है कि बहुत सारी कमियां खामियां जो है वो 4 धाम यात्रा में देखने को मिल रही है। व्यापारियों की अगर बात करें तो उनमें अलग रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर राजेंद्र जी एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं जो कि आज उत्तराखंड के लिए बहुत अहम हो जाता है। एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो उत्तराखंड में आज पैदा होने वाला बच्चा भी जो है ना वो भी कर्ज में है। तो आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके का आपने क्या रेवेन्यू सोर्सेज है भाई, पैसा कहां से आएगा या फिर कर्जा लगातार बढ़ता ही रहेगा? इस पर कब बात होगी? जो बेसिक मुद्दे हैं उत्तराखंड के उन पर बात कब होगी? सत्यवीर जी यही तो सवाल है, यही आपसे विपक्ष लगातार पूछ रहा है और आप कह रहे हैं आप चिंता मत कीजिए। क्यों नहीं चिंता करेगा विपक्ष? विपक्ष चिंता करेगा, जनता चिंता करेगी, हम चिंता करेंगे। जी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी सरकार ने बिना करप्शन के 5 साल सरकार चलाई है। उसी का परिणाम है कि आज इस प्रकार का मैंडेट मिला है और चंपावत के इसी प्रकार का हमारे 3 महीने के जो हमने कार्य किए हैं। सत्यवीर जी आपको एक बात पता है कि 2017 के बाद से कर्ज जो है वो दोगुना हो गया है, आपको पता है ये बात? और मैं सुनिए एसडीजी मैं आपको बता दूं एक बात, एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये कर्ज किसी के भ्रष्टाचार के लिए नहीं गया, ये उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए लिया गया है। आप बता दीजिए कोई भी पैसा एक भ्रष्टाचार में लगा हो, अगर पैसा लिया गया हो और आने वाले समय में ये पैसा निरंतर होता जाएगा और चौहान साहब को कोई जानकारी नहीं है। ये कर्ज जो लिया गया है ये कर्ज अदायगी के लिए कर्ज लिया गया है। पहली बात, रेवेन्यू जनरेशन 13% डाउन है। अरे राजेश जी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये नेशनल हेराल्ड जैसा घोटाले नहीं होंगे और मुख्यमंत्री को आवाज से इस प्रकार के वीडियो नहीं आ रहे कि वहाँ पर मुख्यमंत्री आवाज की बात करता हूँ, नहीं कर रहा मैं राजेश जी वही कह रहा हूँ आपको, मैं उससे बाहर उत्तराखंड से बाहर नहीं जा रहा हूँ। मैं वो नहीं जा रहा हूँ कि नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ है, किस प्रकार। कुलदीप जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर सुन रहे हैं राजेंद्र जी को भी, सत्यवीर जी को भी। देखिए यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू सोर्सेस की बात करें तो उन पर बात नहीं हो रही है। लगातार देखिए कर्ज को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड वासियों की भी चिंता है कि भाई हम लगातार कर्जे में होते जा रहे हैं, बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में तमाम सवाल जनता के मन में भी है। सत्यवीर जी के जवाब से क्या आप संतुष्ट हैं? रुक जाइए सत्यवीर जी, वापस आते हैं आपके पास। देखिए ऐसी इसमें कोई दोराई नहीं है कि उत्तराखंड कठिन दौर से गुजर रहा है जी। बेरोजगारी, पलायन प्रचंड रूप धारण कर रही हैं जी। समस्याएं अनेक हैं और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो आपदा से प्रभावित रहने वाला राज्य है। यहाँ बरसातें जब भी आती हैं तो अपने साथ बड़ी आपदाएं लेकर के आती हैं, ठीक है ना। तो अब
जो उत्तराखंड की समस्याएं हैं जितनी विकट होती जा रही हैं और उतनी परेशान करने वाली भी हैं, लेकिन हमें यहाँ एक अपेक्षा है कि इस समय जो नेतृत्व आया है प्रदेश में, जो मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, और उनको जिस तरीके से मैंडेट मिला है और जिस तरीके से उनको केंद्र का आशीर्वाद मिल रहा है, केंद्र का सहयोग मिल रहा है, तो हमें लगता है कि पुष्कर सिंह धामी इस दिशा में उनको पूरी क्षमता के साथ प्रयास करना चाहिए। राज्य से कर्ज कैसे कम हो, इस कर्ज को के ब्याज को चुकाने के लिए या इस कर्ज को चुकाने के लिए कहीं से और कर्ज ना लेना पड़े, आय के संसाधन कैसे बढ़ें, बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर हो, पलायन की समस्या, क्योंकि हम सीमांत प्रदेश हैं और 2 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हमारे उत्तराखंड से लगे हुए हैं, तो हम ये पलायन की समस्या कैसे कम हो, रोजगार कैसे बढ़े, तो हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान देना होगा। राज्य सरकार को इस चीज़ की तरफ ध्यान देना होगा और गंभीर प्रयास करने होंगे। अगर इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो जो सवाल हैं, जो अभी सवाल खड़े हैं, ये सवाल तो रहेंगे ही रहेंगे और नए सवाल इस धरातल पर उगाएंगे और फिर इन सवालों का जवाब देना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। उत्तराखंड को बनने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अगर स्थिति की में हम तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मुझे आश्चर्य है। कल मैं एक चाय की दुकान पे था, वहाँ कुछ लोग चर्चा कर रहे थे और मेरे कानों में उनकी बात पहुंची, तो एक व्यक्ति ने बड़ी मैं समझता हूँ कि उसका जो आकलन था वो मुझे बड़ा चौंकाने वाला लगा और बहुत सही आकलन भी था। उसने कहा देखो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में क्या किस तरह की चीज़ें हैं। उसने कहा उत्तर प्रदेश में दंगे हैं तो वहाँ दंगाई भी एक्टिव हो रखे हैं, तो उनके लिए पुलिस भी एक्टिव है, शासन भी एक्टिव है और मुख्यमंत्री भी एक्टिव है। उत्तराखंड में सब सोए हुए हैं, शासन सोया हुआ है, प्रशासन सोया हुआ है, सारे लोग सोए हुए हैं। बस यहाँ चीजें जो हैं, तो ये जो सोया हुआ प्रशासन है इसको जगाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री को इस दिशा में काम करना होगा, कड़े प्रयास करने होंगे और अगर ये नहीं होता है तो जो विश्वास एक बार भाजपा की तरफ फिर दिखाया गया है, ये निराशा बहुत घातक सिद्ध होगी राज्य के लिए और राज्य की उन्नति के लिए। जी सत्यवीर जी, मैं बताना चाहूंगा, दूसरा मैं कहना चाहूंगा सरकार बहुत ही चिंतित है हर विषय के बारे में। यहाँ कोई सरकार सोई भी नहीं है। अगर सरकार सोई होती ना 10 मार्च को रिजल्ट आते, ना चंपावत में इस प्रकार के रिजल्ट आते कि दूसरे दल दिख भी नहीं। चुनाव से क्या मतलब, चुनाव से इसका मतलब नहीं है भाई। अरे तो जाइए, लोकतंत्र में चुनाव ही एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जनता तय करती है कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। कि जनता की उस बात को समझिए, और जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत होती है। इसको समझिए, इसको नकारिए मत। अगर इस प्रकार आप काम करते तो आपको मिलता, आज बीजेपी को परिणाम नहीं आते। तो इस बात को समझिए, इस बात को जितना जल्दी समझोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने 13 पावर कॉर्पोरेशन का लोकार्पण किया है, क्या उससे पावर जनरेशन नहीं होगा? और जिस प्रकार से उत्तराखंड और यूपी के बीच में परिसंपत्तियों का एक लगभग 22 सालों से विवाद था, 95% उसका हमने सॉल्व कर लिया है। क्या उसमें जो टैक्स की हमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में जो प्रॉब्लम्स थी वो हम डायरेक्टली हमको टैक्स आएगा। राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? राजेंद्र जी, सत्यवीर चौहान साहब, आप कट ऑफ डेट दें जिसमें परिसंपत्तियों के निस्तारण को आप फाइनल करेंगे। 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने। जी सत्यवीर जी। नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताइए कि जो हमारा रेवेन्यू जनरेशन लॉस में जा रहा है, हमारा जीएसटी कलेक्शन माइनस में जा रही है, उसे बढ़ाने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? आपने इस बारे में कुछ नहीं कहा। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं जनता में सबसे बड़ी कसौटी चुनाव है, तो आपका मुख्यमंत्री तो चुनाव हार गया था। जी सत्यवीर जी, मैं यहीं से शुरुआत करूंगा चुनाव से। सत्यवीर जी 1 मिनट, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले कमलकांत जी को भी सुन लेते हैं। कमलकांत जी, क्योंकि समय की बहुत कमी। कमलकांत जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिए। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती है वो अपनी काम या मतलब अपनी काम की बदौलत नहीं जीती है। अगर काम की बदौलत जीती होती तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और तीरथ सिंह रावत जी क्यों हटाए जाते? फिर ऐसी जो समस्याएं उत्पन्न हुई है इतने 5 साल में, और जो सरकार कह रही है, मतलब सरकार ने जो एक सम्मेलन आयोजन किया था जिसमें 40,000 करोड़ रुपए की बात कही थी, तो उसमें 40 पैसे तो लगे नहीं है। ऐसे फर्जी ऑर्गेनाइज तरीके से मैं भी एक बड़ा समिट ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ 2-4, जिसमें 4 करोड़ रुपए खा गए सरकार और 4-5 करोड़ रुपए खाए और 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया। सत्यवीर जी रुक जाइए कमलकांत जी, अब सत्यवीर जी का भी जवाब सुन लेते हैं। सत्यवीर जी बहुत कम शब्दों में भी बात को पूरा करें। शुरू करता हूं। जब उन्होंने बोला कि
खटीमा में मुख्यमंत्री आते, बिल्कुल हारे थे। और यही लोकतंत्र में होता है, कहीं कभी हार होती कभी जीत होती है। और आप देख लीजिए कुछ ही समय में जनता को लगा कि मुखिया इस प्रकार का होना चाहिए। और चंपावत में देख लीजिए कांग्रेस की जमानतें जब्त हुई है और दूसरा जीएसटी की बात इन्होंने करी है। अगर ये राजेश जी आपके बीच में नहीं बोला ना, वो बीमारी ईडी वाली बीमारी मत लाइए बीच में। जिस प्रकार पूरे देश ने आज देखा किस प्रकार से ईडी कार्य कर रही है और कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। वो 10 जनपद से जब उनको हलफनामा आया कि बाहर निकलिए हमें जेल होने वाली है, जो हमारा वो जब कांग्रेस का सत्यवीर जी इस पर बाद में बात करेंगे, मुद्दे पर आइए। मुझे बताइए जरा उत्तराखंड में क्या चल रहा है भाई? उत्तराखंड में ये किस तरीके से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी, जो बेसिक मुद्दे इन पर बात होगी या नहीं, पलायन मुद्दे पर बात होगी कि नहीं? बिल्कुल, आपने बहुत ही वाजिब प्रश्न उठाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी 3 जिलों का मैं आपको उठाना, अब जिस जिले में मैं हूं उसका भी नाम लेना चाहूंगा, जिस जिले में बहुत सुदूर जिले में, वो भी देहरादून के चगराता विधानसभा के सुदूर जिले में जिस जगह पे मैं हूं, इस चारों तरफ हॉर्टिकल्चर से भरा हुआ है, सेबों से भरा हुआ है। यहाँ एक भी घर आपको पलायन से नहीं दिखेगा। वो मात्र कारण ये है कि जो हमारी सरकार ने 5 साल पहले दृष्टि दी थी कि हॉर्टिकल्चर की ओर बढ़ना चाहिए और इससे पहाड़ में जो पलायन है वो रुकेगा और यहाँ पर जो रोजगार है वो सृजन होगा, युवाओं को भटकना नहीं पड़ेगा। एक बात ये होगी। दूसरी बात मैं आपको लेना चाहता हूँ, अभी जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा चल रही है, वहां पर रोडें बनी है, मैं उस यात्रा पे होके आया हूँ। वहां पर जिस प्रकार के इस समय रेस्टोरेंट, ढाबे और तरह तरह के दूसरे लोगों ने उपक्रम जनरेट करे अपने रोजगार के लिए, आज वहां पर पूरे जिले में अगर तीनों जिलों का डेटा होगा वह नाम मात्र के लिए पलायन है। तो हम इस प्रकार की सोच रह गए हैं कि सब तक अच्छी रोडें पहुंचे और हॉर्टिकल्चर से यहाँ मजबूत करें, ऊर्जा के क्षेत्र में, मत्स्य के क्षेत्र में यहाँ पे मजबूती दे और के क्षेत्र में और मजबूती दे। ठीक है सत्यवीर जी, फिलहाल तो कल बजट सत्र भी है, तो कहीं ना कहीं जनता को बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि आपने उनसे सुझाव लिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि बजट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर आज हम देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक पद की शपथ भी ले ली है और कल आपको बता दें कि बजट सत्र भी है। और चूंकि जनता से सुझाव लिए गए थे, ऐसे जनता को बहुत उम्मीदें भी हैं। विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है। देखना होगा कि कल के बजट सत्र में भी क्या कुछ निकलकर सामने आता है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।